हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नई यूनिट जो कि है आपकी यूनिट 10 इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलरेडी हम 9 यूनिट तक कवर कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं यहाँ पे मैं रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ। ठीक है, और आपको पीडीएफ ऑफ टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपने सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आप लोग को याद होगा कि हमने पढ़ा था 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, राइट? तो ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, राइट? तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट के बारे में, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया प्राइसिंग के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेस के बारे में, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप मुझे बताइए कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, जिसकी मार्केट में डिमांड है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद वो उस प्रोडक्ट की प्राइस ऐसे रखती है कि कंज्यूमर्स इजीली उनके प्रोडक्ट्स को परचेज कर लें। लेकिन अगर वही कंपनी अपने प्रोडक्ट को सही कंज्यूमर तक सही टाइम पे और सही क्वांटिटी में अगर प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाती है, तो क्या ये कंपनी मार्केट में सरवाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, राइट? इसको सिंपल सा वैसे समझिए कि जैसे कोई पिज्जा कंपनी, हम लेते हैं डोमिनोज की बात करते हैं, ठीक है? तो डोमिनोज के जो पिज्जा है उनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो प्रोडक्ट तो है ही, ठीक। अब प्रोडक्ट का प्राइस भी ऐसा है कि कंज्यूमर्स इजिली उसको परचेज कर लें। अब लेट्स से कि आपने पिज्जा होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर किया, ठीक है? अब जो डिलीवरी बॉय है वो राइट टाइम पे डिलीवर नहीं करता है, तो आप कहीं ना कहीं उसी सर्विस से डिससेटिस्फाइड होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, राइट? और ये भी चांसेस है कि आप उसको नेगेटिव फीडबैक भी देते हैं। अब ये नेगेटिव फीडबैक कंपनी के लिए बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये कंपनी की रेपुटेशन को कहीं ना कहीं हिट करता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाना भी जरूरी है, उसकी प्रॉपर प्राइसिंग करना भी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या जरूरी है कि प्रोडक्ट को सही कंज्यूमर तक सही क्वांटिटी में और सही जगह पे पहुंचाना। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ओके, अब ये तो बात हो गई डिस्ट्रीब्यूशन की, राइट? नाउ डिस्ट्रीब्यूशन अब इंटरनेशनल मार्केट में भी होता है और डोमेस्टिक मार्केट में भी होता है। ठीक है, अब अगर कोई बिजनेस फर्म इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च कर रही है, सेल कर रही है, तो वहां पे उसको डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक एडवांस चाहिए, अच्छी चाहिए। ठीक, अब ये जरूरी नहीं है कि वो जिस पैटर्न पे अपने डोमेस्टिक मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है प्रोडक्ट, तो सिमिलर पैटर्न पे वो इंटरनेशनल मार्केट में भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी, क्योंकि दोनों ही मार्केट में डिफरेंसेस होते हैं। और डिफरेंसेस क्यों होते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, कल्चरल फैक्टर्स की वजह से, लीगल फैक्टर्स की वजह से, डेमोग्राफिक फैक्टर्स की वजह से, और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं हमारी इंटरनेशनल मार्केट को और डोमेस्टिक मार्केट को, राइट? इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? जो अभी हमने बात करी थी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, अगर वही डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल मार्केट में किया जाए तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक बार इस डिटेल को हम रीड कर लेते हैं। सो इंटरनेशनल मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर टू दैट इन डोमेस्टिक मार्केटिंग. What differs between domestic marketing and international marketing is the environmental influences, which leads to different policies and channel options. The structure of distribution system available in a country is influenced by economic, cultural and legal factors. International distribution means that products should be made available to the customers for purchase and consumption at the right place, in the right quantity and in the right time. Making the products available to the consumers require following two. First, development of channels of distribution, and next is physical distribution of the
प्रोडक्ट। अगर बिजनेस फर्म को अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है और कंज्यूमर्स की डिमांड को फुलफिल करना है तो सबसे पहले उन्हें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। अभी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने ऑलरेडी अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, जब आपने ग्रेजुएशन किया होगा तब भी आपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बारे में पढ़ा होगा, राइट। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ कर देती हूँ लेकिन क्या होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बेसिकली एक चेन होती है जिसमें इंटरमीडिएरीज या मिडलमैन इन्वॉल्व होते हैं जिनके थ्रू प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को यूजर तक पहुंचाया जाता है। मतलब हमारे जो एंड यूजर्स हैं, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, उन तक पहुंचाया जाता है और इसी को कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कभी कभी बड़ा भी होता है, कभी छोटा भी होता है। अब ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा है, कहाँ पे उस प्रोडक्ट को पहुंचाना है और भी ऐसे फैक्टर्स जिनको हम आगे अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को पहले स्टैब्लिश करना जरूरी है, पहले डिसाइड करना जरूरी है कि कौन से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके प्रोडक्ट्स फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बिजनेस फर्म को ये डिसाइड करना है कि इस प्रोडक्ट को वो किस तरह मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा, ओके। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू W.J. Stanton, channel of distribution or trade channel for a product is the route taken by the title of the goods as they move from the producer to the ultimate consumers or industrial users. A channel of distribution or trade channel is the path or route along which goods move from the producers to the ultimate consumers or industrial users. It is a distribution network through which a producer puts its product in the hands of actual users. Channel of distribution consists of two categories of intermediaries or middlemen. First, the merchants who take title of goods, and second, the agents who do not take the title of goods but assist in transferring the title. सो आई होप आपको डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट क्या कह रहा है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह के इंटरमीडिएरीज या मिडलमैन इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है हमारा मर्चेंट जिसके पास टाइटल ऑफ गुड्स रहता है, और एक होता है एजेंट जिसके पास टाइटल ऑफ गुड्स तो नहीं होता है लेकिन वो असिस्ट करता है, वो हेल्प करता है टाइटल ऑफ गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक ट्रांसफर करने में, ठीक है। कि अगर हम मर्चेंट्स की बात करें तो मर्चेंट कौन होता है, एक पर्सन है या फिर एक कोई कंपनी जो कि होलसेल ट्रेड में इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। तो उसके पास टाइटल टू द गुड्स रहता है और वो अपने फाइनल कंज्यूमर तक इसको ट्रांसफर कर सकता है, ठीक। लेकिन एजेंट के पास टाइटल टू द गुड्स नहीं होता है, ठीक है। वो किसके पास रहता है, उसके अल्टीमेट ओनर के पास रहता है, लेकिन एजेंट असिस्ट करता है, हेल्प करता है कि वो टाइटल ऑफ गुड्स को या टाइटल टू द गुड्स को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा सके, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लेते हैं रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, चैनल सप्लाई प्रोडक्ट्स इन रिक्वायर्ड असॉर्टमेंट्स एंड हेल्प इन असेंबलिंग ऑल्सो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हेल्प से जो प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के, उनको कंबाइन किया जाता है और प्रॉपरली असेंबल किया जाता है। मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, है ना। वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट को अपने पास रखता है, उनको प्रॉपरली असेंबल करता है और जैसी रिक्वायरमेंट होती है मार्केट में उस हिसाब से उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है फर्दर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, channels provide salesmanship or word of mouth by being physically close to customers. देखिए, जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इंटरमीडिएरीज या मिडलमैन इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर के लिए हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो कंज्यूमर्स तक डायरेक्टली पहुंचे और उनसे फीडबैक ले पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो इसीलिए इंटरमीडिएरीज या डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो कंज्यूमर्स के साथ एक पर्सनल टच क्रिएट कर सके और कंज्यूमर्स की नीड को एनालाइज कर सके। और क्योंकि ये इंटरमीडिएरीज या मिडलमैन कंज्यूमर्स के टच में रहते हैं तो ये इजीली प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हो सकता है मैन्युफैक्चरर के लिए पॉसिबल ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, helps merchandising the products at retail shops by display,
सेलिंग एफर्ट, अवेयरनेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हेल्प से प्रोडक्ट को इजीली प्रमोट किया जा सकता है रिटेल शॉप्स में। कैसे? प्रोडक्ट को वहां पे प्रॉपर्ली डिस्प्ले करके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सेलिंग एफर्ट लगा के कि प्रोडक्ट कंज्यूमर परचेज कर ले, उनके बीच में अवेयरनेस फैला के, राइट। क्योंकि अगर हम मिडिलमैन की बात करें तो मिडिलमैन होलसेलर भी हो सकता है, कोई एजेंट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो कंज्यूमर होता है वो प्रोडक्ट्स परचेज करने कहाँ जाता है? रिटेल शॉप्स में जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट को प्रमोट करना ज्यादा जरूरी हो जाता है रिटेल शॉप्स में भी, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली होलसेल शॉप्स में ना जाके, होलसेलर की शॉप में ना जाके रिटेलर्स की शॉप्स में जाता है। तो जब तक उसको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा तो वो उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो रिटेल शॉप्स में प्रोडक्ट को प्रमोट करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग प्राइस मैकेनिज्म, सेटिंग प्राइस लेवल फ्रॉम बोथ साइड्स, मेकिंग अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड मैन्युफैक्चरर। तो अभी हमने ये डिस्कस किया था कि मिडिलमैन या इंटरमीडिएरीज डायरेक्टली कंज्यूमर्स के कांटेक्ट में होते हैं और उनको पता होता है कि कंज्यूमर्स की क्या डिमांड है, किस तरह के प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और उसी अकॉर्डिंग वो मैन्युफैक्चरर को बताता है, इंफॉर्मेशन देता है और प्रोडक्ट्स फॉर्म किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हेल्प से प्राइसेस को भी सेट किया जा सकता है, क्योंकि जो मिडिलमैन है वो कंज्यूमर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, तो उसको पता है कि मार्केट में किस तरह की डिमांड है, किस प्रोडक्ट की डिमांड है, कंज्यूमर्स कौन से प्रोडक्ट प्रेफर कर रहे हैं और किस प्रिवेलिंग प्राइस पे कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, और इसकी इंफॉर्मेशन वो मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है और उस अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग पॉलिसी को फ्रेम करता है और प्राइसेस को उस हिसाब से सेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हेल्प्स इन स्टॉक होल्डिंग। अब डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट्स को सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिडिलमैन इंटरमीडिएरीज, वो प्रोडक्ट को या स्टॉक को होल्ड भी करते हैं, ठीक है। उनके पास वेयर हाउसेस रहते हैं जहां पे वो प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं और टाइम टू टाइम जब जब डिमांड होती है उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंसिंग द स्टॉक, रिस्क बियरिंग, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स, ऐसे। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हेल्प से जो प्रोडक्ट्स हैं या स्टॉक है उनको फाइनेंस भी किया जा सकता है। जो इंटरमीडिएरीज या मिडिलमैन है वो इसका रिस्क भी बियर करते हैं। वेयर हाउसिंग के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि उनके पास वेयर हाउसेस रहते हैं जहाँ पे वो स्टॉक्स को इजिली होल्ड कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स को प्रॉपर्ली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल चैनल सिस्टम के बारे में। देखिए अभी हमने क्या बात करी थी, रोल या इम्पोर्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, ठीक है। अब ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डोमेस्टिक मार्केट में भी होता है और इंटरनेशनल मार्केट में भी होता है, ठीक है। तो अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारा डोमेस्टिक सिस्टम और एक होता है हमारा फॉरेन सिस्टम, ठीक है। अब क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के बारे में। तो देखिए डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होता है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, वो एक्सपोर्ट जो कि डायरेक्टली किया जा सकता है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं होता है। जो मैन्युफैक्चरर रहता है प्रोडक्ट का वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाता है, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है फॉरेन मार्केट में, ठीक है। अब जब यहाँ पे कोई मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब ये है कि मार्केट से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी हो जाती है, मैन्युफैक्चरर की हो जाती है या प्रोड्यूसर की हो जाती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरह की, मार्केट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत होती है, देखना पड़ता है कि कंज्यूमर्स की क्या डिमांड है और उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं है तो प्रोडक्ट को प्रमोट भी करना पड़ेगा, उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को भी फ्रेम करना पड़ेगा। तो ये सारा काम किसके पास आ जाता है, प्रोड्यूसर के पास आ जाता है, अगर मिडलमैन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है, ओके। अब डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में जो फॉरेन कस्टमर्स इन्वॉल्व रहते हैं वो कौन होते हैं, इम्पोर्टर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इंडस्ट्रियल बायर्स, रिटेलर्स एंड consumers. So in case of direct exporting, a manufacturing company may have following organizational arrangements. First, the company may have domestic export departments. Second, a company may employ traveling salesmen in the overseas market.
एंड थर्ड, द कंपनी में एस्टैब्लिश ओवरसीज सेल्स ब्रांचेस और सब्सिडरीज इन एडिशन टू डोमेस्टिक मार्केटिंग डिपार्टमेंट. द कंपनी में ऑल्सो एस्टैब्लिश स्टोरेज और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज. तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में इन्वॉल्व होती है उनके पास कुछ ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स होने चाहिए. ठीक है, जैसे उनके पास एक डोमेस्टिक एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट होना चाहिए. ठीक है, कोई सेल्स पर्सन ऐसे होने चाहिए जो कि ओवरसीज मार्केट में इजीली ट्रैवल कर सके और कंज्यूमर्स की डिमांड को एनालाइज कर सके, समझ सके. और या तो कंपनी अपनी डोमेस्टिक मार्केट में जो डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया है उसके अलावा ओवरसीज मार्केट में अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, सेल्स को बूस्टअप करने के लिए वहां भी अपनी सब्सिडीज को स्टैब्लिश कर सकती है. ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे. अब देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग. सबसे पहला पॉइंट है हमारा कंट्रोल. अब जब डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में कोई भी मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं होता है तो यहाँ पे फुल कंट्रोल किसके पास रहता है? मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के पास रहता है, राइट. अब जब मैन्युफैक्चरर के पास यहाँ पे फुल कंट्रोल है तो मार्केट में जैसी भी कंडीशन चल रही है वो उस अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को चेंज कर सकता है, नई तरीके से फ्रेम कर सकता है और उन्हें इजिली इम्प्लीमेंट भी कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन. अब देखिए, कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बायर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज करना चाहता है. ठीक है, क्योंकि जो मिडिल मैन होता है उसको प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, ना ही एक्सपीरियंस होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या इक्विपमेंट्स का. तो यहाँ पे जो बायर होता है वो कोशिश करता है कि वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ही प्रोडक्ट को परचेज करे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट. अब जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कंज्यूमर तक जा रहा है तो जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो किसके पास रहेगा? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास रहेगा. क्योंकि अगर कोई मिडिलमैन इन्वॉल्व होता तो उसको उन्हें कमीशन पे करना पड़ता, जो कि प्रॉफिट थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता. लेकिन यहाँ पे जब फुल कंट्रोल किसका है? मैन्युफैक्चरर का है, तो जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो भी किसका रहेगा? मैन्युफैक्चरर का ही रहेगा. ठीक, लास्ट पॉइंट है the channel improves communication between the manufacturer and the customer, and information and data from the market will be more reliable and more easily available. अब देखिए, जब मिडिलमैन इन्वॉल्व रहता है तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उसको कंज्यूमर से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो मिडिलमैन है उसका खुद ही पर्सनल टच कंज्यूमर साथ रहता है और उनकी जो भी डिमांड होती है, जो भी नीड्स होती हैं वो मैन्युफैक्चरर को कन्वे कर देता है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली जब कंज्यूमर से कम्युनिकेट करता है तो उसके पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो ज्यादा रिलायबल होती है, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर खुद कंज्यूमर्स तक पहुंचता है, उनकी डिमांड को समझता है और उस अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया. चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे. अब देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग. अब यहाँ पे सबसे बड़ी डिफिकल्टी मैन्युफैक्चरर के लिए ये होती है कि अगर उसको मार्केट की फुल नॉलेज नहीं है, अगर उसे फॉरेन मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो अनफेमिलियर है वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में, तो वो इजीली अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे उसको फिर मिडिलमैन की हेल्प लेनी पड़ जाएगी. ठीक, नेक्स्ट लिमिटेशन है कि ये चैनल बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे कोई मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं है तो जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज है वो किसे परफॉर्म करनी पड़ेगी? मैन्युफैक्चरर को करनी पड़ेगी. ठीक, तो मैन्युफैक्चरर पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, प्रोडक्ट के बारे में समझेगा, कंज्यूमर्स की डिमांड के बारे में समझेगा. ठीक है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेगा, फिर मार्केट में सेल करेगा, फिर उसे प्रमोट करेगा. तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है. और अगर मैन्युफैक्चरर का लार्ज बिजनेस नहीं है, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम पे अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो ये प्रोसेस बहुत कॉस्टली भी उसको पड़ सकता है. ठीक, लास्ट पॉइंट है कि डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है. ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मैन्युफैक्चरर को फॉरेन मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, वो अनफेमिलियर है वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस को लेके, तो यहाँ पे रिस्क जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि वहाँ पे किस टाइप के प्रोडक्ट्स सेल होंगे, किस टाइप की वहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अडेप्ट करना है, जिसकी वजह से उसको हेवी लॉस भी हो सकता है. ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया. चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट देख लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग बारे में. तो अभी हमने डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग डिस्कस किया, जहां पे हमने बात करी कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली अपने फाइनल कंज्यूमर तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाता है, एक्सपोर्ट करता है. ठीक, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या होता है?
यहाँ पे मिडल मैन इन्वॉल्व होता है और वो मिडल मैन फाइनल कंज्यूमर तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाता है। ठीक, तो जब मिडल मैन यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है तो जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज है वो कौन परफॉर्म करता है, मिडल मैन परफॉर्म करता है। ठीक है, वहीं अगर मैं डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग की बात करूं तो वहां पे कौन परफॉर्म कर रहा था, मैन्युफैक्चरर परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको डिफरेंस भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्टैंडिंग इन द मार्केट। देखिए, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग की बात करूं तो मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके प्रोडक्ट का प्राइस कंपीटिंग फर्म्स के इक्विवेलेंट हो, लेकिन फिर भी उसका प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में नहीं सेल हो पाता है। उसकी वजह ये है कि वहां पे लोग अनफेमिलियर है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो एक अननोन एलिमेंट है उस फॉरेन मार्केट का। तो अगर उसको अपने एग्जिस्टेंस को क्रिएट करना है तो यहाँ पे उसको मिडल मैन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब जब प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होता है तो वहां पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, राइट? क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में ही काम कर रहा है तो वहां पे जो उसकी सेलिंग कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर सेलिंग डायरेक्टली may not enjoy its economic advantage unless it is very large company। तो ये भी हमने डिस्कस भी किया था डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में कि अगर कंपनी लार्ज नहीं है या फिर वो जो प्रोडक्शन है वो लार्ज वॉल्यूम पे नहीं कर रही है तो यहाँ पे उसको हेवी लॉसेस हो सकते हैं, कॉस्ट भी ज्यादा आ सकती है। ठीक है, तो अगर कंपनी लार्ज है तभी वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की सिचुएशन भी क्रिएट कर सकती है, वरना अगर कंपनी छोटी है तो वहां पे उसको प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी और जहां पे उसकी कंडीशन इकोनॉमीज ऑफ स्केल से घट के डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द फर्म डज नॉट हैव टू बिल्ड अप एन ओवरसीज मार्केटिंग वेंचर। अब इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है और मिडलमैन क्या करता है, उन प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंट्रीज में जाके एक्सपोर्ट करता है और फॉरेन मार्केट में उसे सेल करता है। तो यहाँ पे कोई भी मार्केटिंग वेंचर क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ओवरसीज मार्केट में कोई भी सब्सिडीज या एफिलिएट को एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द रिस्क इन्वॉल्व इज लेस सिंस अ लोकल पार्टी इज इन्वॉल्व। अब जब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर रही है और यहाँ पे मिडल मैन इन्वॉल्व है तो मिडल मैन का बेसिकली क्या काम होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जो प्रोडक्ट फॉर्म किया है उसको फॉरेन मार्केट में फॉरेन मार्केटर को देना, और फॉरेन मार्केटर क्या करता है, उस प्रोडक्ट को फर्दर अपनी मार्केट में सेल करता है, राइट? अब क्योंकि फॉरेन मार्केटर को ऑलरेडी अपने मार्केट में पूरी नॉलेज होती है, वो पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर चुका होता है, उसको पता है कि किस टाइप के प्रोडक्ट उसके मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, कंज्यूमर्स कौन से प्रोडक्ट लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे जो रिस्क भी है वो भी रिड्यूस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, उसको खुद से मार्केट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू एंटर द ओवरसीज मार्केट। अब जब मैन्युफैक्चरर ने अपना कोई वेंचर या अपनी कोई एफिलिएट या सब्सिडरी जब फॉरेन मार्केट में स्टैब्लिश नहीं करी तो यहाँ पे जो उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जब मिडल मैन ऑलरेडी इन्वॉल्व है वो प्रोडक्ट्स को इजिली फॉरेन मार्केट तक पहुंचा सकता है, तो कोई बिजनेस फर्म क्यों एक सब्सिडरी को एस्टैब्लिश करने की सोचेगी, क्योंकि यहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज्यादा बियर करनी पड़ जाएगी, राइट? तो कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना, तो यहाँ पे मिडलमैन की हेल्प से वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है द मिडलमैन मे हैव एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क ऑफ सेल्स ऑफिसेस एंड बेटर मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नॉलेज। अब देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में ये होता है कि जब मिडलमैन इन्वॉल्व है और ऑलरेडी वो मार्केट में जब वर्क कर रहा है तो उसके अच्छे नेटवर्क होते हैं मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो मिडलमैन है उसका ऑलरेडी एक अच्छा नेटवर्क है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स को इजिली मार्केट भी किया जा सकता है और इजिली डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है, क्योंकि जो मिडलमैन है उसको मार्केट की फुल नॉलेज होती है, राइट? सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। फर्स्ट पॉइंट है द मैन्युफैक्चरर गिव्स अप कंट्रोल ओवर द मार्केटिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू अनदर फर्म
दिस सिचुएशन में एडवर्सली अफेक्ट द प्रोडक्ट सक्सेस इन द फ्यूचर। देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इसीलिए मिडलमैन को हायर करता है। अब ये मिडलमैन पर्सन भी हो सकता है कोई, या कोई एक फर्म हो सकती है, राइट। अब जब यहाँ पे मिडलमैन इन्वॉल्व है तो जो मैन्युफैक्चरर का कंट्रोल था अपनी यूनिट पे वो भी क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। और जब कंट्रोल कम हो जाएगा तो प्रोडक्ट की सक्सेस के ऊपर भी इसका असर दिख सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो मिडलमैन है वो प्रॉपरली मार्केट में वर्क ना करे, प्रॉपरली प्रोडक्ट को मार्केट में सेल ना कर पाए, या हो सकता है जो मैन्युफैक्चरर है उसकी रेपुटेशन खराब कर दे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द चूजन इंटरमीडिएरी इज नॉट अग्रेसिव द मैन्युफैक्चरर मे बिकम वल्नरेबल स्पेशली इन केसेस वेयर कॉम्पिटिटर्स आर एबल टू ऑब्टेन द सर्विसेज ऑफ मोर अग्रेसिव इंटरमीडिएरीज। अब अगर मिडलमैन या इंटरमीडिएरी अग्रेसिव नहीं होगा तो फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट्स को इजीली सेल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन काफी ज्यादा है और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मिडलमैन या इंटरमीडिएरीज हो सकता है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उससे ज्यादा अच्छा वर्क करें और वो ही मार्केट को कैप्चर कर ले जाएं। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी मिडलमैन या इंटरमीडिएरी अगर मार्केट में इन्वॉल्व होता है तो उसकी जो सेलिंग टेक्निक होनी चाहिए वो अग्रेसिव होनी चाहिए, ताकि कंज्यूमर्स इजीली कन्विंस हो जाए और उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर लें। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, द इनडायरेक्ट चैनल्स में नॉट नेसेसरली बी परमानेंट बीइंग इन द बिजनेस ऑफ हैंडलिंग प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स द इंटरमीडिएरी में discontinue handling a manufacturer's product if the profit margin is low or if competitive product offers a better profit margin। अब ये जरूरी नहीं है कि जो ये इनडायरेक्ट चैनल है वो परमानेंट हो। क्यों? क्योंकि अगर मिडलमैन को लगता है कि उसको यहाँ पे इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा है, वो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, उन प्रोडक्ट्स को हैंडल करना बंद कर देगा, उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करना बंद कर देगा और देखेगा कि अगर इसके कॉम्पिटिटर अच्छा प्रॉफिट मार्जिन उसको दे रहे हैं तो उधर चला जाएगा, राइट। लास्ट पॉइंट है, इफ द प्रोडक्ट हैज अ लॉन्ग परचेज साइकिल एंड रिक्वायर्स सब्सटैंशियल रिसोर्सेज फॉर मार्केट डेवलपमेंट देन द एक्सपोर्ट मिडलमैन मे नॉट डिवोट द नेसेसरी एफर्ट्स टू प्रमोट द मार्केट। अगर मिडलमैन को लगता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी परचेज साइकिल बहुत बड़ी है और यहाँ पे मिडलमैन को काफी रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट को डेवलप करने के लिए, तो यहाँ पे जो मिडलमैन है वो ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करेगा, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी अपनी कॉस्ट को कट डाउन करने के लिए क्या करती है, मिडलमैन को हायर करती है ताकि वो उसको फॉरेन मार्केट में कोई सब्सिडरी या कोई एफिलिएट को एस्टैब्लिश ना करना पड़ जाए, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे मिडलमैन भी क्या करेगा, अपनी कॉस्ट को कट डाउन करने की कोशिश करेगा ना। उसको अगर दिख रहा है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर उसे मार्केट में प्रमोट करना है तो उसे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो वो उस प्रोडक्ट को कभी भी प्रमोट नहीं करेगा, वहां पे ज्यादा एफर्ट नहीं डालेगा। इंस्टेड वो उस प्रोडक्ट पे ज्यादा एफर्ट डालेगा जहां पे उसकी कॉस्ट कम आ रही है, उसका इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, राइट। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और अपनी नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएरीज और उनके फंक्शंस। ओके, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपनी फीडबैक भी प्रोवाइड करिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक